नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमने पीरियोडिक टेबल पर जो एक वीडियो बनाई थी उसको आप लोगों ने काफी लाइक किया है, देखा है, कमेंट करके बताया है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। तो उसी सिलसिले क्रम में हम आपके लिए पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आए हैं। जो फ्रेंड हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए हम 1 मिनट ये बता दें कि फर्स्ट पार्ट के वीडियो में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने के लिए जो हिस्ट्री है शुरू से लेकर लास्ट तक वहां तक हमने कर दी थी। और जो 1869 में जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था एटॉमिक वेट के बेस पर, उसको 1913 में HGJ मोजले ने बोर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से 1913 में एक जो है नया लॉन्ग टेबल दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें हमने पूरे एलिमेंट को कैसे एडजस्ट किया था ये भी आपको बताए हैं। और इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, यानी टॉप टू बॉटम होंगे और लेफ्ट टू राइट होगा ऑन द एनी पीरियड। तो जो प्रॉपर्टीज चेंज होता है, जो प्रॉपर्टीज डिक्रीज होता है, जो प्रॉपर्टीज इंक्रीज होता है, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना जबरदस्त टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगा तो आप क्या क्या तैयार कर सकते हैं, क्या क्या आपको मदद मिलेगी। तो नंबर अगर गिनते जाइए तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आती है तो आप उस एलिमेंट में या उस आयन में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वह कंपाउंड हमारा कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, इसकी आप जानकारी कर सकते हैं और क्वांटम नंबर की जानकारी कर सकते हैं। और वह एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, ये भी पता कर सकते हैं। वह एलिमेंट किस ब्लॉक का है ये भी पता कर सकते हैं। वह एलिमेंट जो है कितनी बैलेंसी शो कर सकता है, कितना ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, ये भी आप पता कर सकते हैं। और इसके बाद रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी पता कर सकते हैं। और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस होता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण, यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो मूलभूत इकाई है किसी एटम की, और अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ही नहीं होगा तो हमारे लिए ये सब पॉइंट क्या है, गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप लोग जो है पहले हम लोग बोरबरी के रूल से करते थे, 2 8 8 18 18 32 करते थे, वो मैजिक नंबर होता था। बोरबरी का क्या रूल था कि जब एक ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक टेबल को हम सीरियल से ले चल रहे हैं। लेकिन जितना अगर कुछ जरूरत उससे रिलेटेड मिलेगा तो हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि शॉर्टकट चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कि कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पढ़ाएंगे ज्यादा स्पेशली तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को उठाना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ग्रुप वाइज यहाँ पढ़ लेंगे और इसके बाद एक एलिमेंट का कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो टेबल के किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, ये भी जानकारी हम आपको दे देंगे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बेस जो होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप।
तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसको हम लोग 1 नंबर बोलते हैं और किसी किसी बुक में फर्स्ट ए भी देखते हैं, इसको हम लोग एल्केलाइन मेटल बोलते हैं यानी क्षार धातु बोलते हैं। इसमें सबसे पहला होता है हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह NS1 होता है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह NS1 होता है और N=2 जो होगा वह 1 2 3 और 7 8 तक चला जाएगा जैसा आपका वो पीरियड का एलिमेंट होगा। इसके बाद यह N अब हाइड्रोजन का 1 होगा तो इनका 1s1 होगा और यहाँ पे 2s1 होगा और यही पूरा क्रम चलेगा और लास्ट में हमको मिलेगा 7s1 मिलेगा। तो ये भी जो है आपके यूपी टेट का ये क्वेश्चन है और एक बार यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 3s1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए यह सब हाई स्कूल तक होता है, 9th में भी ये चीजें हैं, 11th में भी ये चीजें हैं, 10th में भी चीजें हैं और इसीलिए हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस में साफ लिखा होता है हाई स्कूल तक की सामान्य विज्ञान पूछी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों हाई स्कूल तक का सामान्य विज्ञान आपका तैयार होना चाहिए। यदि आपसे पूछ रहा 3s1 तो ये जो 1 है ना 1 ये जो 1 है बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो 1 है यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आई एम ग्रुप, मैं ग्रुप में हूं। यहाँ 1 फर्स्ट ग्रुप और ये जो थर्ड है चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आई एम पीरियड थर्ड पीरियड। अगर पेपर में दे दिया 3s1 किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है तो हमको पता चल गया कि ये 3 पीरियड का है। ठीक है, पीरियड कितने होते हैं 7, 1 2 3 हमने पूरा 7 कर दिया। अब हाइड्रोजन रीना कपूर राबरेली से फर्क, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन लिथियम और ये हो गया सोडियम, इसी का हो जाएगा 3s1। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है यदि आप जो है दूसरे का करेंगे, इसका सेकंड ए का करेंगे तो सेकंड ए का अगर आप दोस्तों करेंगे तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वह NS2 हो जाएगा। सेकंड ए यानी कि 2 नंबर जो ग्रुप है उसका करेंगे तो NS2 हो जाएगा और इसमें बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा, बेरियम आएगा और रेडियम आएगा। ये बिना मांगे काला शरबत बेकर रख, तो ये पूरे फैमिली का जो कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा और N=2 यहाँ 2 3 4 होगा। यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा क्योंकि जब आप 1s2 करेंगे 2s2 करेंगे तो जो 2s2 लास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 हम नहीं रखेंगे क्योंकि 1s2 हीलियम का हो जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ N=2 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि हम कॉन्फ़िगरेशन थर्ड ए की बात करें तो थर्ड ए में बोरान होगा, एल्यूमिनियम होगा और इसके बाद गैलियम होगा, इंडियम होगा, टेलुरियम होगा। तो इसमें जब आप ये बोरान का करेंगे तो यहाँ NS2 होगा और NP1 होगा, यानी कि N जो होगा यहाँ पे आपका 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा लेकिन 1 यहाँ भी नहीं होगा। N=1 केवल हाइड्रोजन के लिए होगा, इसे ध्यान रखना क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये थर्ड ए या थर्ड ग्रुप का हो गया NS2 NP1। तो ये हो जाएगा आपका बोरान पूरी फैमिली का, यानी बोरान एल्यूमिनियम सबका यही होगा। और दोस्तों यदि आप फोर्थ ए की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 4 की बात करेंगे तो जो है वैसा अगर IUPAC जो 18 जिसमें 1983 में जो बात हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग ये 16 नंबर ग्रुप है और ये जो है दोस्तों ये आपका 13 नंबर ग्रुप है और ये 14 नंबर ग्रुप है, सॉरी। तो ये 14 नंबर ग्रुप है, इसमें आपका कार्बन आएगा, सिलिकॉन आएंगे, जर्मेनियम आएंगे, इनका जो होगा NS2 NP2 होगा। कार्बन फैमिली को हम लोग क्रिस्टलोजन फैमिली बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर हम ग्रुप नंबर 15 की बात करें, ग्रुप नंबर 15
तो अगर ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। इनका NH2 और NP3 होगा। ये सब आप बिल्कुल नोट करते चलिए, क्योंकि अभी जब हम पीरियोडिक टेबल में वो स्टार्ट कर देंगे, एटॉमिक रेडियस तैयार कर देंगे और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाएंगे, तो आपको ये सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यदि हमारे पास ग्रुप 16 की बात हो तो NH2 NP4 हो जाएगा, और ग्रुप 70 की अगर बात हो तो 1 NH2 NP5 हो जाएगा। और यदि दोस्तों ग्रुप नंबर 18 की बात हो तो ये NH2 और NP6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ग्रुप 18 जो है वो हीलियम से रेडॉन तक की बात करता है, और ये जो ग्रुप 16 है यह ऑक्सीजन से पोलोनियम तक की बात करता है, और यह जो ग्रुप 70 है ये फ्लोरीन से स्टेटीन तक की बात करता है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन एक हम सरसरी नजर से जो है आपका रिपीट कर दिए, और इसमें मेन पॉइंट जो है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का। तो जो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है उनका आपका होता है n-1 डी, और फिर यहां होगा NS12, और यहां होगा 1 से 10। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। n यहाँ पे n=4 होता है, यहाँ पे जो है n=4 होता है। ये कंपटीशन वाले बच्चों जो मतलब IIT नीट की तैयारी करते हैं, PGT TG की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लोग पढ़ लेते हैं कि n-1 NH2 करके, तो यहाँ n जो है D के लिए 4 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हम n=3 ले लें मान लो, तो इस पे अगर हम रखेंगे फार्मूला और यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि जब आप 3 रखेंगे तो ये तो 3s हो जाएगा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ रखेंगे आप तो 3 - 1 D कर देंगे, 1 या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से लेकर 10 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2D आ जाएगा बेटा। और ये 2D जो है ये बिल्कुल क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। 2D पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 2 नंबर है ये ऑर्बिट को शो करता है। तो ये जब ऑर्बिट को शो करेगा और ये पीरियड को फिर शो करेगा, तो सेकंड आवर्त में D ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इन सब का ध्यान रखना है। अब यदि कोई तत्व आपसे ये पूछा जाए या उसका कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए, और उसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो कि 4s2 और 4p5, ये आपको एलिमेंट दे दिया जाए 4s2 4p5। हो सकता हो ये 4s2 ना दिया जाए, सपोज मान लो 4s2 भी नहीं दिया गया। तो अगर 4s2 नहीं दिया गया और आपसे पूछा जाए, 4 चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला चीज तो ये पूछी जा सकती है कि इस एलिमेंट का नेम पूछा जा सकता है, और एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, और किस ब्लॉक का है ये पूछा जा सकता है, और किस ग्रुप का है ये पूछा जा सकता है। तो ये 4 चीजें इस कॉन्फ़िगरेशन से पूछी जाती हैं। तो हम जो अभी शॉर्टकट आपको बताए थे, मतलब 13 ग्रुप और 14 ग्रुप, 16 ग्रुप, 18 ग्रुप डी का, उसका बताने का एक ही हमारा केवल टारगेट था कि ऐसे क्वेश्चन को हम पीरियोडिक टेबल में कैसे पहचानेंगे कहाँ का है। तो इसमें जो है दोस्तों, जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो आप बाउ के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 फिर 3d आएगा। जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो 3d के बाद जो है हम लिख दे रहे हैं 1s2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d
10 और इसके बाद 3D के बाद 4P आता है, 4P के बाद ये हो जाएगा टोटल 5। तो ये अगर ये तो सीरीज हमको फिलहाल याद है, आपको भी याद हो जाएगा अगर आप हमारे लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो गारंटी है जैसे हम फटाफट बोल रहे हैं ऐसे आप भी बोलोगे एक दिन। तो ये जो सीरीज होती है ये आप बॉ के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा गया है 4p में, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसलिए हमने आपसे पहले कह दिया कि अगर 4s2 नहीं भी देता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम 4p5 से ही अपना काम कर लेंगे। तो ये जो देखो दोस्तों 4 होता है, ये जो ऑर्बिटल के जो साइड में इधर होता है 4, 3, 5 कुछ भी लिखा हो, यह जो है पीरियड को शो करता है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया है उसकी बात करता है। और ऑर्बिट और पीरियड दोनों एक ही चीज है। तो ऑर्बिट नंबर 4 है तो पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। तो यह जो है देखिए एक ऑप्शन और यहाँ पे ब्लॉक है, ग्रुप है और यहाँ पे पीरियड पूछ लेगा, तो ये आपको हो जाएगा 4 पीरियड का ये एलिमेंट हो गया। तो ये 4 पीरियड का एलिमेंट हो गया। ग्रुप किस ग्रुप का है, तो यहाँ पे देखिए 4p है, 5 है तो 5 ये हो गया, 2 ये हो गया, 7 और 10 ये भी जोड़ेंगे। तो ये टोटल हम लास्ट के 2 ऑर्बिट जो इनकम्प्लीट होते हैं उनको जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो ये 10, 5, 15, 15, 2, 17। तो ये जो ग्रुप होगा वह 17 हो जाएगा, 17। और ब्लॉक कौन सा है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है जिस ब्लॉक में, वो ब्लॉक 4 होते हैं, S, P, D, F। तो ये आपका P में इलेक्ट्रॉन है तो आपका ब्लॉक हो जाएगा P। और एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो अगर एटॉमिक नंबर पूछ दिया तो फिर 1s2 से लेकर 4p5 तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 5, 35। तो ये हो गया 35। और 35 कौन है, 35 आपका हो जाएगा ब्रोमीन, 35 हो जाएगा ब्रोमीन। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। यदि आपको ये नोट करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वह आप बॉ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब जो है पीरियोडिक जो टेबल का जो मेन प्रॉपर्टीज है वो हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की अगर बात की जाए तो अकेले हम एटॉमिक रेडियस की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ साथ कोवैलेंट रेडियस और इसके साथ वांडर वाल्स रेडियस भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे मैथ के हैं या और भी बच्चे हैं जो बायोलॉजी के हैं, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वाले रेडियस नहीं जानते, वो भी हाई स्कूल तक मैथ पढ़ते हैं। रेडियस क्या होता है आपको पता है कि एक जो है सर्किल होता है और सर्किल के सेंटर पॉइंट से इस सेल की जो डिस्टेंस होती है, तो इस सेल की जो डिस्टेंस होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि यह एक सर्किल है, ज्यादा अच्छा नहीं बना है, इस पर ध्यान मत दीजिए ज्यादा। सर्किल का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से जो आउटर ये हमारी लाइन है यहाँ तक की जो दूरी होती है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई रेडियस की एक जो है सर्किल में। अब बात ये है कि हमारे एटॉमिक रेडियस की कैसे होगी। तो एटॉमिक में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस की अगर बात हम देखें तो एटम्स के अंदर एक जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आपका जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपका होता है एक फर्स्ट सेल और एक सेकंड सेल, एक थर्ड सेल और एक आपका फोर्थ सेल, 5 सेल, 6, 7 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसी सेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसी सेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। और यह होता है n स्केल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि कोई आपसे ये पूछे
कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह होती है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर होती है। यदि हम n स्क्वायर तो 3 ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18। तो उसी हिसाब से 2 8 उसके बाद 18 फिर आपका 32 फिर आपका जो इधर हो जाएगा 50 और 72। तो वो चला जाएगा। फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। वो जब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे ऐसे चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो आप मतलब किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, अगर केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो गारंटी है कि आप मेरे द्वारा अगर पढ़े हैं तो कभी भी आप लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम न रटते हैं और न रटाते हैं। केमिस्ट्री को बस ऐसे ही कहानी स्टोरी में समझा देंगे, न नोट्स होगा न मैटर, कोई विशेष हमें लिखना नहीं है। बस इस वीडियो को आप देखते रहिए और जैसा आपको समझ में आ जाए, इसी राइटिंग में आप चाहो तो आप इसको कलेक्ट कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने शब्द को भी जोड़ के बना सकते हैं। एटॉमिक रेडियस की बात जब हम लोग करते हैं तो यदि जिस सेल के या जिस ऑर्बिट के लास्ट इलेक्ट्रॉन हो वहां से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस है। जैसे हमने मान लिया सोडियम, तो सोडियम का 11 होता है 281, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम का जो है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल में, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो न्यूक्लियस से थर्ड सेल तक होगा। ये तो हो गई हमारी रेडियस, यानी कि किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से लेकर बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि जब से इलेक्ट्रॉनों के बारे में खोज बढ़िया से हो गया तब से ये डेफिनेशन जो है फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, अभी इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सर्किल करते रहते हैं। तो जब सर्किल करते रहते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो गड़बड़ होता है। इसीलिए किसी एटम की जो है त्रिज्या हम लोग सही कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोवैलेंट रेडियस देख लेते हैं और कोवैलेंट रेडियस को ही हम लोग एटॉमिक रेडियस मान लेते हैं। पहले एटॉमिक रेडियस हम लोग निकालते थे, ये बात नहीं है, पढ़ते भी थे, ये भी दिक्कत नहीं है। देखिए हम इसको रफ कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब इलेक्ट्रॉन उनके सर्किल में घूमते रहते हैं जिसके कारण एटॉमिक रेडियस फिक्स नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग कोवैलेंट रेडियस निकालते हैं। अब कोवैलेंट रेडियस क्या है दोस्तों? ये देखिए, एक मॉलिक्यूल होगा और वो मॉलिक्यूल मान लिया क्लोरीन है, वो मॉलिक्यूल क्लोरीन है, एक क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन। अब इन दोनों क्लोरीन के जो न्यूक्लियस हैं जिसके बीच में एक बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड है और इस कोवैलेंट बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो 1.98 एंगस्ट्रॉम है। और जब हम किसी कोवैलेंट रेडियस की बात करते हैं तो कोवैलेंट रेडियस का मतलब होता है कि 2 एटम के बीच में बने हुए कोवैलेंट बॉन्ड की डिस्टेंस और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1.98 एंगस्ट्रॉम। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 0.99 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये इसका जो 50% है इसी डिस्टेंस को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, कोवैलेंट रेडियस मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो रेडियस है ये आपका कोवैलेंट रेडियस है और ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड की डिस्टेंस है। तो इसी के हेल्प से जो हम लोग एटॉमिक रेडियस बात करते हैं। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए
कि वंडर वाल्स रेडियस क्या है। तो वंडर वाल्स जो फोर्स होता है वह दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के जो दूरी होती है उसका जो 50% होता है, यानी आधा भाग हुआ वंडर वाल्स त्रिज्या होता है। जैसा कि हम क्लोरीन का ही अगर बना दें तो एक क्लोरीन इधर हो गया और इसके बीच इनके जो डिस्टेंस है, यानी एक मॉलिक्यूल ये हो गया क्लोरीन का और एक मॉलिक्यूल ये हो गया क्लोरीन का, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वह होता है 3.60। और जो वंडर वाल्स डिस्टेंस की बात होती है, वंडर वाल्स रेडियस कहता है कि दो मॉलिक्यूल के वंडर वाल्स त्रिज्या ये बोलता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है 3.60/2, यानी जो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है उसके बीच का जो हाफ होगा वही हमारा 1.80 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यहाँ पे हमने आपको एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन बताया, कोवैलेंट का रेडियस का डेफिनेशन बता दिया, वंडर वाल्स का रेडियस का बता दिया। अब इसमें मेन पॉइंट है किसकी कितनी होती है। तो एटॉमिक का कैलकुलेट हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के सर्कल से जो है स्पिन की वजह से उनका रेडियस फिक्स ना होने के कारण हम लोग कोवैलेंट रेडियस की ही वैल्यू लेते हैं। तो कोवैलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल में दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की कोवैलेंट डिस्टेंस के जो हाफ होते हैं वो हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है। और वंडर वाल्स दो मॉलिक्यूल के जो बीच का डिस्टेंस होता है वह 3.60 होता है और उसका जो हाफ करेंगे तो हमारा निकल जाएगा कोवैलेंट वंडर वाल्स रेडियस मिल जाएगा। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह है दोस्तों हमने जो है पढ़ा एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस और एक पढ़ा वंडर वाल्स रेडियस। अब एक इसी से मिलता जुलता डेफिनेशन है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस से क्वेश्चन जो है बहुत पूछा गया है, चाहे वो हाई स्कूल का पेपर हो, सीबीएसई बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का 12th हो या कोई भी बोर्ड का पेपर हो, कंपटीशन हो, पीजीटी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आयनिक रेडियस से। तो आयनिक क्या होता है कि जैसे कोई एलिमेंट है न्यूट्रल है, जैसे सोडियम है, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो अभी न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन न्यूट्रल है, अच्छी बात है। अब इसने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो एक आपका एटम था, ये आपका एक एटम है और ये आपका एक आयन है। आयन आपके टू टाइप्स होंगे, एक तो आपका कैटायन हो सकता है, एक एनायन हो सकता है। और अगर ये O2 है तो ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और O3 है तो वो भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि O3 जो है वो ओजोन का फार्मूला होता है। और मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, ट्राई ऑक्सीजन, लेकिन ये एक मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एयर होता है, ये ओजोन, दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप होते हैं, अपररूपता होते हैं। अब बात आती है इनकी एटम की और आयन की। तो जैसे एटम में क्या होता था कि रेडियस जो है न्यूक्लियस से आउटर ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो ऐसे आयन में भी हो जाता है, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हो या इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट किया हो, तो न्यूक्लियस से आउटर ऑफ सेल की जो डिस्टेंस होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक के डिस्टेंस को जो हम लोग आपका क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई। तो इसमें अब बात ये आ रही है कि एक एटॉमिक रेडियस की बात हो गई और आयनिक रेडियस की बात हो गई। तो जो न्यूक्लियस होता है और आउटर सेल की डिस्टेंस के जो मतलब होते हैं, जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है, अगर वो थर्ड ऑर्बिट में है तो वहां तक का लेंगे, फोर्थ में है तो फोर्थ तक का लेंगे। अब क्वेश्चन ये, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन ये है नाइट्रोजन -3 और फ्लोरीन -1 और
ऑक्सीजन -2 और सोडियम +1। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी 2015 में आया है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के 11th में भी है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये तो सभी आयन हैं, ठीक है, नाइट्राइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, सोडियम आयन है, तो सब ये आयन है, इसमें से किसकी त्रिज्या बड़ी है और किसकी त्रिज्या छोटी है, ये पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, ऐसे बहुत आ जाएंगे, वो न्यूट्रल होंगे, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं होंगे, यानी कि आपको नाइट्रोजन रख सकते हैं, फ्लोरीन रख सकते हैं, ऑक्सीजन, सोडियम रख सकते हैं। अब इसमें से किसकी त्रिज्या बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी, ये चीज पूछा जा सकता है। तो एक जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड का होता है और एक ग्रुप का होता है, यानी कि अगर हम पीरियड टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक रेडियस हो, चाहे आयनिक रेडियस हो, चाहे कोवैलेंट रेडियस हो, चाहे वान डेर वाल्स रेडियस हो, चारों रेडियस, अभी हम आपको एक टेबल भी बाद में बना देंगे कि कितने ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो लेफ्ट से राइट डिक्रीज होते हैं और कितने ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होते हैं, ठीक है, वो हम टेबल बना दे देंगे। लेकिन हम पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यदि ऐसे क्वेश्चन है तो जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ये होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी हाइड्रोजन इधर होता है फर्स्ट ग्रुप और इधर 18 ग्रुप होता है, तो जब हम फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप की तरफ जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयनिक रेडियस हो, कोई भी रेडियस हो, ठीक है, एलिमेंट की बात हो रही है, तो चारों रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होते हैं। और अगर हम ग्रुप में आए, ग्रुप का मतलब किसी भी ग्रुप में आए, चाहे A1 में आए, 2 में आए, 3, 4, 5, 18 किसी में भी है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है। यहाँ भी चाहे एटॉमिक हो चाहे आयनिक हो, कोई भी रेडियस हो, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होगा। क्लियर पूरी बात? तो अब इसके थ्रू अगर ये चीज देखा जाए तो यहाँ पे सोडियम कर दीजिए। अब हमने बताया कि लेफ्ट टू राइट पे ये डिक्रीज होगा और अगर हम टॉप टू बॉटम में आएंगे तो वो इंक्रीज होगा। अब यहीं पर बहुत बड़ी बात है, यहीं पे बहुत बड़ी बात है समझने की कि ये डिक्रीज क्यों होते हैं, इंक्रीज क्यों होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल वही रहता है जो हमें स्टार्टिंग में मिलता है 3 की तरफ, लेफ्ट की साइड में जो सेल मिलता है वो वही रहता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे बढ़ते हैं तो एक एक अगर ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन उसी सेल में ही आता जाएगा, उसी सेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, सेल चेंज नहीं होगा। तो जब सेल, मान लिया कि ये हमारा एक पॉइंट है फिंगर और ये हमारा जो है आपका एक रेडियस है, ये पूरा एक सर्किल, समझ जाइए पूरा सर्किल है यहाँ, तो इतना डिस्टेंस है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है फिर 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले रामू बैठ गए, फिर सामू बैठ गए, फिर ऐसे बैठ गए, फलाना सब बैठते जाएंगे। तो ये जो पहले इतनी डिस्टेंस थी, जब एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा, तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते बढ़ते जो है इस डिस्टेंस में कमी हो जाती है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। जो न्यूक्लियस हमारा होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो वो डिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट ऑन द पीरियड या मूव ऑन द पीरियड, देन डिक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस, जो भी रेडियस हो चार के चारों, और top to bottom in the any group of the atomic radius are increased because number of the cell increase।
तो ऊपर से नीचे होता है। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज होगा। जैसे हाइड्रोजन में एक ही सेल था, लिथियम में 2 सेल, सोडियम में 3 हो गए, रुबिडियम में 4 सेल हो गए, सीजियम में 5 हो गए। तो जब सेल बढ़ता जाएगा एक एक करके, जैसे ये आपका हाइड्रोजन का सेल हो गया, फिर उसके बाद लिथियम में आपके 2 सेल हो जाएंगे, उसके ये न्यूक्लियस मान लीजिए छोटा सा, और फिर सोडियम मान लीजिए, सोडियम में जो आपके 3 हो जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम में जो आपका आयनिक रेडियस होगा, कोई भी रेडियस हो, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होगा। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपका बहुत तगड़ा बनता है। अभी हमने आपसे कहा कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, और कोई भी रेडियस, चारों रेडियस हो। तो अगर हम आयनिक रेडियस की बात कर दें, किसमें, ग्रुप 13 की बात कर लेगा, तो ग्रुप 13 में अगर हम देखेंगे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है। तो अब ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इंडियम भी रख दीजिए, थैलियम भी रख, थोलियम भी रख दीजिए, सबको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, अभी अभी हमने आपको बता दिया कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो जो रेडियस होता है वह इंक्रीज करेगा, जो रेडियस होगा वह ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर गैलियम जो है एल्युमिनियम से छोटा होता है, और एल्युमिनियम की त्रिज्या गैलियम से थोड़ी सी बड़ी होती है। ये देखिए, जितना रूल पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ये एक सीरियल तो बोल दिया जाता है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो हम एक जगह कलेक्ट कर दिए। जैसे यहां पर हमने आपको बता दिया कि जब ग्रुप 13 में हम बोरान से गैलियम की तरफ जाएंगे तो एल्युमिनियम का जो रेडियस होगा वह क्या होगा, किससे बड़ा होगा, और गैलियम का छोटा होगा। ये आयनिक रेडियस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। आयनिक रेडियस एल्युमिनियम का जो है बड़ा होगा और गैलियम का छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है तो जब s ऑर्बिटल में एंट्री करेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब p में ऑर्बिटल में एंट्री करता है तो p में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट गैलियम में जो है कम पड़ता है। इसलिए जो है एल्युमिनियम में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका H2 होगा और P3 उसमें P1 होगा, ठीक है। इसमें P1 का होगा NS2 NP1 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जब NH2 दोनों में व्यवस्था होगा, एल्युमिनियम में भी 3S2 होगा और गैलियम में भी जो है 4S2 की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये 3S1 आएगा और यहाँ 4S1 आएगा तो ये जो सेल एक ही होते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए गैलियम का जो है रेडियस एल्युमिनियम से आयनिक में छोटा होता है। और आयनिक में क्या होगा, एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन आपके निकल सकते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक बार में नहीं निकलता है, ये 3 बार में निकलता है। तो इस पर भी हम टॉपिक अभी आपको पढ़ाएंगे। और इसमें जब निकलेगा कि गैलियम पे +3 का चार्ज हो गया। अब एल्युमिनियम की त्रिज्या और गैलियम की त्रिज्या, तो एल्युमिनियम की त्रिज्या बड़ी होगी और गैलियम की त्रिज्या थोड़ी सी हल्की छोटी रहेगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर देखा जाए तो s ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा लगता है और f ऑर्बिटल में सबसे कम लगता है, क्योंकि ये s p d और f ये इनका ऑर्डर होता है। s में सबसे ज्यादा लगेगा, p में सबसे थोड़ा सा कम, f में सबसे कम। ये ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास s ऑर्बिटल होता है। तो न्यूक्लियस के पास s ऑर्बिटल होगा, इसलिए जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा लगेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है।
इसमें सबसे बड़ी आयनिक रेडियस किसकी होगी? तो हम आपको एक ट्रिक बता दें, जिसके अगर मतलब सब आयन हैं, जैसे यहां देखिए सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन सब आयन है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ा माइनस का चार्ज हो, जितना बड़ा माइनस का चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियस उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा चार्ज किसके पास है? नाइट्रोजन के पास, तो -3 इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। फिर इसके बाद किसका चार्ज है? ऑक्सीजन का -2 और फ्लोरीन, और फिर आ जाएगा आपका सोडियम। क्लियर हो गया? ये चीज हो गया। और इसमें क्या है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वही सीक्वेंस चलना है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा, तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन है, सीरियल कर लीजिए, नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, और फिर आपका जो है सोडियम आ जाएगा। तो सोडियम थर्ड सेल में होगा, तो ऑलरेडी सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद एक टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ये है कि यदि ये क्लोराइड आयन है और ये क्लोरीन एटम है, और ये सोडियम प्लस है और ये सोडियम एटम है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमेशा निगेटिव है, क्लोराइड माइनस दिख रहा है, साफ साफ क्लोराइड माइनस से निगेटिव है, ये क्लोरीन एटम है और ये प्लस है, और ये सोडियम एटम है, और ये हमारा आयन है। तो एक चीज हम बता दें कि अगर दो एलिमेंट के बीच में आयनिक रेडियस को लेकर कंपैरिजन करना हो, तो दोस्तों हम बता दें कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या न्यूट्रल एटम है, सॉरी न्यूट्रल एटम जो है, उसकी आयनिक रेडियस या उसका रेडियस, ठीक है, केवल रेडियस की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे आयनिक हो जाएगा, यहाँ एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस की बात करते हैं। तो एक जो न्यूट्रल एटम है उसका रेडियस हमेशा अपने निगेटिव वाले रेडियस से थोड़ा कम होता है, यानी आयनिक रेडियस इसका जिसको ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वह बड़ा होगा, और जो प्लस होगा, यहां देखिए निगेटिव वाला बड़ा था, यहाँ प्लस वाला छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वही रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परमाणु की त्रिज्या हमेशा उसकी ऋणायन की त्रिज्या से कम होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है बढ़ा देता है। तो इधर आपका बढ़ा देगा, इधर आपका घट जाएगा, इधर आपका घट जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, तो इसलिए त्रिज्या आपकी छोटी बड़ी। तो ये ट्रिक आप जो है बिल्कुल ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर निगेटिव है और उसी एटम से हमें कंपेरिजन करना है तो निगेटिव वाले की बड़े हो जाएगी, न्यूट्रल वाले की छोटी। लेकिन अगर कैटायन की बात हो, प्लस वाले की बात हो, तो प्लस वाले की जो है छोटी हो जाएगी और न्यूट्रल वाले की बड़ी हो जाएगी। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद फिर हम आपको एक पॉइंट और बताने जा रहे हैं, और वह पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किसी किसी बुक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिखी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वह है, उसका डेफिनेशन यह है कि जब किसी तत्व, यानी जब कोई एलिमेंट गैसियस स्टेट में, ये ध्यान रखना, गैसियस स्टेट में कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो जब कोई तत्व गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो कुछ न कुछ वो ऊर्जा को क्या करता है? लॉस कर देता है। उस ऊर्जा को जो निकलती है, जो ऊर्जा लॉस होती है, उस ऊर्जा को ही जो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इसको शॉर्टकट में डिफाइन ई ए से करते हैं, यहाँ कैपिटल ए बना देते हैं, क्योंकि अगर ए
स्मॉल कर देंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ एक कैपिटल रखेंगे, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। यानी कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जो ऊर्जा लगती है, तो ये ऊर्जा हमेशा लगती नहीं है, कभी लगती है कभी लगाने भी पड़ती है। यानी कि यह एक आइसोथर्मल वाली रिएक्शन होती है, यानी कि ये इंडोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो कभी ऊर्जा निकलता है, कभी ऊर्जा हमें लगाना भी पड़ सकता है, तो इसलिए यह इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मालूम हो गई। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम में अगर हम आएंगे तो वह जो है आपकी डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया? अब ये तो बता दिया हमने आपको, लेकिन अब मेन पॉइंट है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये अगर इनकी बात की जाए तो ये ग्रुप नंबर किसमें है? 70 में है, और इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। अब हमने क्या बताया कि टॉप टू बॉटम में अगर हम आएंगे तो डिक्रीज होगी, यानी ऊपर से नीचे यानी पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। यानी डिक्रीज का मतलब फ्लोरीन का कम होना, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए और क्लोरीन का कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यह एक्सेप्शनल है, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है और क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा होगा और ब्रोमीन का जो है आयोडीन से ज्यादा होगा। तो यह एक नया इनका ऑर्डर बनता है, और या तो इनको आप इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन के आउटर सेल में कुल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन ने पूरे खानदान के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर सेल ऑफ द हैलोजन फैमिली। तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हैलोजन के आउटर सेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन जब लेने की ये ख्वाहिश रखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा रखते हैं, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो लॉस मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि साइज छोटा होता है और उनके साथों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? बहुत रिपल करते हैं, अट्रैक्शन में रहते हैं, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन क्लोरीन टप से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, क्योंकि क्लोरीन के भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के भी बाहर 7 है, लेकिन अब क्लोरीन जल्दी से ले लेगा क्योंकि बड़ा साइज में है, और फ्लोरीन थोड़ा सा छोटा होने के कारण और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा फ्लोरीन की होती है, तो अपने ईगो में चूर रहते हैं। तो इसलिए भैया ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है, और एक बार टेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन बंधुता हिंदी में बोलते हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है? तो वह है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी और फ्लोरीन की उससे कम होती है। बाकी सीरीज आपके सामने है, या पीसीएस का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा आईपी, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े थे कि जब गैसियस स्टेज में कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जो एनर्जी लॉस होती है या गेन होती है उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है। वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। यानी कि जब किसी गैसीय अवस्था में, यानी जब किसी तत्व से गैसीय अवस्था में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं बाहर, तो उसमें जो ऊर्जा हम लोग लगाते हैं उस ऊर्जा को ही हम लोग आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आयोनाइजेशन विभव या आयोनाइजेशन आपकी ऊर्जा, जो आपको बोलना हो आयनन ऊर्जा बोलना हो, सब हिंदी इंग्लिश है। तो जैसे कोई एलिमेंट है गैसियस स्टेट में है और यहां से आपने मान लो सोडियम ले लिया, गैसियस स्टेट में कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ लॉस कर दिया तो जो एनर्जी यहाँ लगेगी उसी को हम लोग आईपी बोलते हैं, आयोनाइजेशन
पोटेंशियल बोलेंगे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि जब लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो ये एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम में जब आएंगे तो यह एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अभी हम पूरी टेबल दे देंगे एक सीरियल से बना के, कौन डिक्रीज है कौन इंक्रीज है। तो ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया। अब इस पर भी एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे कार्बन, तो ये 4 एलिमेंट हो गए और ये एक ही पीरियड में भी, आपको पता है ये 2 नंबर के पीरियड के एलिमेंट हैं। तो किसी भी आवर्त में, किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज की बात हो रही है, और अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं। अब पेपर में आपके सामने इसका क्वेश्चन रख दिया गया, इन चारों के ऑप्शन बना दिया ABCD, और आपसे पूछा जाए कि इन चारों में किसकी आयनन ऊर्जा या किसका IP सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 से पढ़ोगे, यानी कि ऐसे पढ़ोगे, फ्लोरीन आप बता दोगे, ठीक है। तो फ्लोरीन तो यहां सही हो जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्लोरीन आप हटा देंगे, ठीक है। अब अगर केवल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ही रहे कि किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, तो आप फिर कहोगे वाह लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। कार्बन, नाइट्रोजन आप ऑक्सीजन पढ़ोगे, ऑक्सीजन की आप ज्यादा बता दोगे, ठीक है। और यही आप धोखा खा जाओगे क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं होती है। यहाँ एक्सेप्शनल है, कार्बन की जो है कम होगी और नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3 होता है और ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह 2p4 होता है। तो दोस्तों जब 2p3 की बात आ जाएगी तो p में क्या होता है, 3 सब ऑर्बिटल होंगे और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब हमारा ऑक्सीजन की बात आ जाएगा तो ऑक्सीजन जो है 2p4 होने के कारण इसके जो है 3 ऑर्बिटल में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 2p3 में एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों सब ऑर्बिटल में है, तो यह हाफ फील्ड होता है और ये थोड़ा सा हाफ फील्ड से ज्यादा होता है। और अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो जो कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड में होता है वह काफी स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन हाफ फील्ड में होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से करेगा, लेकिन नाइट्रोजन अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो देगा ही। अगर जब आप एनर्जी लगाएंगे, उतारू हो जाएंगे कि नहीं हमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ही चाहिए, तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन हाँ एनर्जी जो है ज्यादा ले लेगा, किससे, ऑक्सीजन से ले लेगा। इसलिए ये क्वेश्चन है, ये आपका 12th में और 11th में भी आता है। 11th का तो पूरा चैप्टर ही चल रहा था हाई स्कूल का, लेकिन 12th में ये ऑक्सीजन की फैमिली है और नाइट्रोजन की फैमिली है। तो इंटर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की वजह से जो है इस क्वेश्चन को वहां उठाया जाता है। तो आप समझ गए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में एनर्जी लगाई जाती है, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। लेकिन अगर एक्सेप्शनल में देखेंगे तो ऑक्सीजन अब नाइट्रोजन के बाद में है, राइट में है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी के बेस पर जो है थोड़ा गड़बड़ करेगा। इसलिए यहाँ पे ये रूल आपको याद रखना है। इसके बाद अब स्क्रीनशॉट आप बीच में ले लिए होंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज हम आपको बता दें कि जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, फर्स्ट आ गया, तो यहाँ पे हो गया IP1, और फिर नहीं मन माना, दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालने चले गए तो 2+ लग गए, IP2, नहीं मन माना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। भाई कुछ लोग होते हैं ना, एक बार में नहीं मन भरता है, शादी पार्टी में अगर वो गए, ठीक है, तो एक रसगुल्ला खाएंगे,
नहीं मन भरेगा दूसरा खाएंगे, और नहीं मन भरेगा तो तीसरा भी खाएंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो मतलब वो आपका स्टॉल होता है, जो वहां रसगुल्ला के पास खड़ा होता है देने के लिए, ठीक है, अगर वहां देने के लिए कोई स्पेशली खड़ा है और अगर भीड़ नहीं है, तो अगर आप लेने जाएंगे तो पहली बार लेने जाएंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ले जाएंगे, प्लेट उसके सामने करेंगे, पीस आप आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब दोबारा आप जाएंगे लेने और वही पर्सन वहां खड़ा रहेगा, वो आपको अगर देखेगा ध्यान से, तो एक बार आपके मन में थोड़ा सा संकोच होगा कि यार ऐसा ना हो कहीं कर दो बार, तो कहोगे अच्छा चलो ठीक है, दो तो खाना चाहिए, दो खा लेंगे। लेकिन अगर कहीं आप तीसरा लेने पहुंच गए तो बड़ी तो हिम्मत करोगे कि आप तीसरा लेने जाओगे, इतनी इंसल्ट फील होगी अंदर से ना। अगर वो कहीं घूर के देख लिया कि देखो तीसरी बार आ रहा प्लेट लेके, तो बहुत शर्म लगेगी। इसलिए आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसी तत्व में जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, कौन सा ग्रेटर होगा, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी कि दूसरा लगेगी कि तीसरा, तो आपको साफ समझ में आ गया कि तीसरे रसगुल्ले में शर्म ज्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे जो IP3 है वह ज्यादा हो जाएगी, तो ये है IP3 और ये है IP2 और ये IP1, यानी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वह किसी भी एटम के लिए ज्यादा होती है। और ऐसे भी आपका जो क्वेश्चन था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फर्स्ट IP किसके लिए ज्यादा होगी, तो फर्स्ट IP किसके लिए ज्यादा होगी, नाइट्रोजन के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ शेल ऑर्बिटल फुल मिल रहा था। यही कंडीशन अगर बेरिलियम के लिए पूछा जाए और आपका बेरिलियम हो और इनके नीचे और भी कोई हो, Mg ले लीजिए, तो Mg क्या है, बड़ा है और बेरिलियम छोटा है, तो इसके लिए भी जो है बेरिलियम में ज्यादा लगेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई सीधी सी बात है, कोई छोटा बच्चा हो उससे आप कोई चीज छीनना चाहते हो, यानी कोई छोटा एटम है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो वो एनर्जी ज्यादा लेगा, यानी बहुत समझाना। और जो लार्ज होगा वो थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है। रीजन है कि न्यूक्लियस से आउटर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम होती है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो रिपल्सन काफी बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वह थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है, जो आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिस्टेंस टू न्यूक्लियस, वो काफी लार्ज होता जाता है। तो जब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, तो हम वहां इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों आपके सामने हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, और ये क्वेश्चन जो है नेट में आया है, PGT में आया है, IIT में भी आया है। मतलब IIT में भी दूसरे तरीके से पूछ लिया गया था, उसमें पेयर नहीं बनाया गया था। पेयर का मतलब जैसे एक सिंबल एलिमेंट थे किसका ज्यादा होता है, लेकिन नेट का लेवल हाई होता है, PGT का लेवल रहता है थोड़ा मीडियम। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया गया कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द हाईएस्ट फॉर द पेयर, यानी दो एलिमेंट है, एक लिथियम क्लोरीन है, तो इनके बीच का जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, गैपिंग, या इनके बीच का है, या इनके बीच का, या इनके बीच का है। तो यानी इन दो एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डिफरेंस कि इन दोनों में है, वो आपको बताना है। तो ये हम आपको जो ट्रिक अभी बता रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम पढ़ाए नहीं है, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट आपकी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। उसका रीजन है कि जब लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो नेगेटिविटी होगी वो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम में क्या होगी, वह डिक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज हो गया। रीजन क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमें मेटल से नॉन मेटल वाले प्रॉपर्टीज मिलते हैं, यानी लेफ्ट में जो है आपका मेटल होता है, और
राइट में जो है आपके नॉन मेटल होते हैं। तो जो नॉन मेटल होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगते हैं, और जो लेफ्ट वाले कंडीशन होते हैं, लेफ्ट में जैसे सोडियम था तो वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में लगते हैं। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमें मेटल छोड़कर नॉन मेटल मिलने लगते हैं, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो है कैपेसिटी वो काफी तेज होती है। इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि जब कोई एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है वही उस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यह जो है लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगा तो हम आपको बता दें कि आपका लेफ्ट टू राइट, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन से हीलियम छोड़ दीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका इंक्रीज होगा। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई? फ्लोरीन की हो गई। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। और जब टॉप टू बॉटम में आएंगे हम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम में ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। और लिथियम में क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रुप तो वही चलेगा, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होगी। तो लिथियम, इसके बाद सोडियम, फिर इसके बाद पोटेशियम, फिर इसके बाद रूबियम, ये चीज है। अब पेयर आप देख लीजिए, पेयर कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो अब ये रूबियम हो गया, और एक और ले लीजिए सीजियम, एक और ले लीजिए फ्रेंसियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रेंसियम की। यहां लिख दे रहे हैं, अगर ना दिखाई दे, फ्रेंसियम की। तो फ्रेंसियम की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। पेयर देख लीजिए, लिथियम है यहाँ पे और क्लोरीन है यहाँ पे। ठीक है, और अब लिथियम से ज्यादा देखो क्या दिया हमें, लिथियम दो जगह दिया है, यहाँ भी लिथियम दिया है, यहाँ भी लिथियम दिया है। तो लिथियम से कोई मतलब नहीं। लिथियम से बड़ा क्या है? सोडियम है, सोडियम यहाँ हो गया, फिर पोटेशियम है, पोटेशियम यहाँ हो गया। यानी तीनों एलिमेंट दिए गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम ऊपर है और पोटेशियम नीचे है, यानी पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लो हो गई। फिर इसमें देखिए कितने हैं? 4 हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है और क्लोरीन की उससे कम होगी। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा यहाँ पे है और पोटेशियम की सबसे कम। तो कौन सा हो गया? ये हो गया। 1 मिनट नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी तरीके से है। और इसके बाद जो है ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट क्या है और टॉप टू बॉटम में क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नया टॉपिक है दोस्तों, नेचर ऑफ हाइड्राइड। ये उसी चैप्टर का है, पीरियोडिक टेबल का ही। और ये क्वेश्चन आप IIT, नीट और PGT, TGT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो टेट में भी जो है क्वेश्चन ऐसे से उठा देते हैं कि जो 12th लेवल की अच्छी क्वेश्चन होते हैं। तो अब क्या है इसमें कि आप जो है नेचर ऑफ हाइड्राइड, अगर नेचर ऑफ हाइड्राइड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ हो, हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ हो, और वह एलिमेंट आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ स्पेशली हम लोगों ने लिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया है। तो हाइड्रोजन जब क्या है हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसको हाइड्रोजन हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के हैलाइड बोलते हैं। अब क्या है कि जैसे फ्लोरीन हमारा है और क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो हमको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम हम लोग अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे ज्यादा होगी और आयोडीन की सबसे कम होगी। लेकिन अगर साइज देखेंगे तो साइज में अगर फ्लोरीन इतना बड़ा है तो क्लोरीन इतना होगा, ब्रोमीन इतना होगा, तो आयोडीन
इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने की बात है, इस पर फोकस करिएगा। यहीं से अभी हम इन सभी पॉइंट को समझा देंगे। और हाइड्रोजन की जो साइज है वो सबके साथ सेम है, हाइड्रोजन की साइज सबके साथ सेम है। ठीक है, तो साफ साफ दिख गया कि अगर हाइड्रोजन हो सब में तो हाइड्रोजन की तो साइज वही रहेगी, चाहे वह फ्लोरीन के साथ हो और चाहे वह आयोडीन के साथ हो। तो अब एक डिफिनीशन आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, एसिड। एसिड का डिफिनीशन आप लोग क्या पढ़े हैं? यही कि जो मतलब पदार्थ या जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन देता है वह एसिड होता है। लेकिन एसिड के तो 4 डिफिनीशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का लेना भी जो है आपका एसिड कहलाता है, और उसके बाद ऑक्साइड का लेना कहलाता है, तो हाइड्रोजन प्लस का भी जो है लेना, तो ये तो डिफिनीशन है एसिड बेस का। ठीक है, हम उस पर मुद्दे पर नहीं जाएंगे। मुद्दा यहाँ है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, दे आर सब्सटेंस, कोई भी अगर सब्सटेंस होगा वाटर में अगर डिजॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन देता है तो वह एसिड होगा। तो हाइड्रोजन ए भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन ए भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन ए भी देंगे, हाइड्रोजन ए भी देंगे। तो चारों लोग दे सकते हैं, पूरे परिवार के लोग हाइड्रोजन दे सकते हैं, फ्लोरीन भी हाइड्रोजन दे सकते हैं, HCl भी दे सकता है, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि डिफिनीशन में एक लाइन और एक वर्ड लिखा होता है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर आसानी से H+ दे देते हैं। अब वहां H+ देते हैं ये तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आसानी से अगर H+ ध्यान दे दें तो ये सॉल्व यही हो जाएगा। आसानी से मतलब जिसके अंदर बॉन्ड क्या हो। अच्छा ये बताइए, अगर छोटा बॉन्ड होगा, छोटा बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में एनर्जी क्या होगी? ज्यादा लगेगी। और अगर कहीं बॉन्ड हमारा बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा बॉन्ड हो जाए तो इसको तोड़ने में एनर्जी क्या होगी? थोड़ी सी कम लगेगी। यानी बॉन्ड डिस्टेंस अगर हमारा बढ़ता है तो एनर्जी हमारी कम होती जाएगी। यानी जो बॉन्ड एनर्जी होती है ब्रेक करने की, यानी ब्रेक ऑफ द बॉन्ड रिक्वायर्ड टू एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वह छोटा बॉन्ड था, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो गया। ब्रोमीन के बीच और बड़ा होगा, आयोडीन के बीच में और बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन की न्यूक्लियस से आउटर ऑफ सेल की इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो जब बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो जिसका बॉन्ड बड़ा होगा वही जल्दी से इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा। तो एसिडिक कैरेक्टर होगा वह HI में ज्यादा होगा, लेकिन HF में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एक स्मॉल साइज का है, और स्मॉल साइज होने के साथ साथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के साथ साथ जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है यह दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण यह लिक्विड होता है। और 3 एलिमेंट आपके टेबल में होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि अमोनिया में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण काफी स्टेबल होता है, और यह काफी वीक हो जाएगा। तो जो स्टेबल होगा वो H जल्दी लॉस नहीं करेगा, तो जब H लॉस नहीं करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेबिलिटी, इनकी देखिए स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल HF हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल HI हो जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड के तोड़ने की बात करें तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसमें एनर्जी कम लगेगी। क्यों लगेगी? हमने आपको बता दिया, ये छोटा साइज है, हाइड्रोजन की साइज सब में वही है। और आयनिक एनर्जी, आयनिक में अगर देखा जाए तो जो ज्यादा निगेटिव होगा वही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर भी देगा। तो HF में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, HI में आयनिक कैरेक्टर कम होगा। रिड्यूसिंग पावर, अब रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, यानी जो जितना जल्दी हाइड्रोजन दे दे तो सबसे जल्दी हाइड्रोजन HI देगा, तो इसलिए जब हम इधर से इधर जाएंगे तो इसमें रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। और एसिडिक कैरेक्टर है इंक्रीज, जो जल्दी से H दे देगा तो जल्दी से HI दे देगा, ये टूट जाएगा, और वही H दे देगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हाइड्राइड ऑफ नेचर,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज होती है। जैसे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टॉप टू बॉटम में डिक्रीज है, इंक्रीज है, क्या है क्या नहीं है। तो अभी हमने सबको पढ़ा बड़े आराम से। अब हम आपको एक टेबल बना दे रहे हैं इस ट्रिक के माध्यम से, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट क्या क्या इंक्रीज करता है और क्या क्या डिक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस 1, आयनिक रेडियस 2 और कोवैलेंट रेडियस 3, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी 4, रिड्यूसिंग पावर 5, मेटेलिक करैक्टर 6 और इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ऑक्सीडाइजिंग पावर 4 और नॉन मेटेलिक करैक्टर 5। तो दोस्तों ये जो 6 प्रॉपर्टीज है, ये 6 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं कि जो लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करेंगे और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करेंगे। और ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगे और टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करेंगे। तो ये दोस्तों आज का आपका वीडियो रहा। ये वीडियो कैसा लगा और ये जो है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जो है थोड़ा इंतजार करिए। अगला चैप्टर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।